हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आप सभी को पता है कि अलग अलग पोइट्स की सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की। इससे पहले मैंने 3 राइटर को कंप्लीट कर लिया है, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन को। आज की वीडियो में हम जॉन कीट्स को स्टार्ट कर रहे हैं और ये इनका फर्स्ट पार्ट है। आगे के पार्ट्स आते रहेंगे और इस तरीके से हम चलते हैं। जॉन कीट्स को स्टार्ट करते हैं। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ओड्स और पोएम्स लिखी हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम जॉन कीट्स को आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? किसने जो टर्म दिया था नेगेटिव कैपेबिलिटी? सैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ या चार्ल्स लैम? तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म था, इसको किसने दिया था? जॉन कीट्स ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है? नेगेटिव कैपेबिलिटी वह टर्म है जिसमें कोई एक कलाकार होता जो जिस उसकी जो योग्यता है, जो किसी निष्कर्ष पर ज़बरदस्ती पहुंचने के बजाय जीवन की जटिलताओं और उनके रहस्यों को स्वीकार कर लेती है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो मतलब होता है, जॉन कीट्स ने कहाँ बताया था? अपने ब्रदर को जब एक लेटर लिखते हैं 1817 में, वहाँ पर इन्होंने इसकी बात की थी। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। ये जो दिए गए हैं इनको क्रोनोलॉजी यानी कि क्रम से लगाइए ईयर के अनुसार। ओ टू नाइटिंगेल, ओ टू इंडोलेंस, ओ टू आटम, ओ टू ग्रेसिनियन, ओ टू साइकी, ओ टू मिलांकली। सबसे पहले कौन सा ओड लिखा गया है? तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। चलते हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने लिखा था 5 नंबर, ओ टू साइकी। इसको कब लिखा था? इन्होंने लिखा था ओ टू साइकी को मार्च अप्रैल 1819 में। ध्यान रखिएगा, ये सभी ओड 1819 में ही लिखे गए हैं। तो पहले तो ईयर लिख देता हूँ, 1819 मार्च में लिखा था। मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल की में लिखने की ओ टू साइकी को लिखा था। इसके बाद सेकेंड नंबर, ओ टू इंडोलेंस। ओ टू इंडोलेंस को इन्होंने वही मतलब अप्रैल के आसपास बसंत ऋतु में ही लिखा था। तो सेकेंड नंबर पर ओ टू इंडोलेंस आ जाएगा। सेकेंड, ये फर्स्ट हो गई। और इसके बाद 6 नंबर, ओ टू मिलांकली, ये हो जाएगी हमारी थर्ड नंबर पर। और इसके बाद ओ टू नाइटिंगेल, इसका नंबर क्रम में 4 आ जाएगा। लास्ट में बचा ओ टू ऑटम, इसे लगभग सितंबर के आसपास लिखा था। बाकी इन सबको मई में लिखा था, नाइटिंगेल, ग्रेसिडर्न को, और इसे लगभग सितंबर के आसपास लिखा था। तो हमारा ये आ जाएगा सबसे लास्ट में 6 नंबर पे। वैसे इनके ओड्स के क्रम में थोड़ा सा जटिलताएं हैं, तो बहुत क्लियर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग यही क्रम है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आंसर बनता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये इनके 6 ग्रेट ओड्स हैं, ध्यान रखिएगा। जॉन कीट्स के 6 ग्रेट ओड्स हैं, तो इसको ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पोएट इलस्ट्रेटेड एम्पैथी इन दीज लाइन्स? कौन सा पोएट ऐसा जो इस लाइन में एम्पैथी दिखा रहा है? सिंपैथी यानी कि सहानुभूति की बात कर रहा है। एम्पैथी आत्मानुभूति, ठीक है ना। इफ आई स्पैरो कम्स बिफोर माई विंडो, आई टेक पार्ट इन इट्स एग्जिस्टेंस एंड पिक अबाउट द ग्रेवल। ये लाइनें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर कोई स्पैरो मेरे विंडो पर आती है तो आई टेक पार्ट, मैं क्या कर लेता हूँ? एग्जिस्टेंस एंड पिक अबाउट द ग्रेवल,
तो यानी कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ रख देता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं जॉन कीट्स। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स हो जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं जॉन कीट्स? सीम टू बिलीव इट्स इजी टू सी ब्यूटी इन मैजेस्टिक माउंटेन और अ स्टनिंग सनसेट, यानी कि इन लाइनों में भी इनको एक ब्यूटी दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से ये उस स्पैरो के लिए ये चीज़ लिखते हुए बता रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, इफ़ आई स्पैरो कम्स बिफोर माई विंडो, ये लाइन जॉन कीट्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जॉन कीट्स ला वेले डेम सन्स मर्सी फेमस पोएम हमें क्लास में 9th 10th में पढ़ने को मिल जाती है, 11th में। तो इस तरीके से ये क्या है? ट्रेडिशनल बैलेड है, लिटरेरी बैलेड है, ब्रॉड साइड बैलेड है, नन ऑफ द अबव। 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक लिटरेरी बैलेड। आप सभी को पता है ला वेले डेम सन्स मर्सी में कैसे वो लड़की जो है पहले पोएट को अपने जाल में फंसाती है प्रेम के, इसके बाद में उनको गुफाओं में छोड़कर चली जाती है। तो ये बहुत ही फेमस पोएम है। और जॉन कीट्स ने इसे कब पब्लिश किया था? मई में 10 1820 को इसे पब्लिश करवाया था। और एक लिटरेरी बैलेड है। और इसका वास्तविक जो नाम होता है ला वेले डेम सन्स मर्सी का, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी या विदाउट पिटी, ठीक है ना। और इसमें एक नाइट के रूप में अपने आप को दिखाते हैं, यानी कि नाइट होता है और वो लेडी होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक लिटरेरी बैलेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु डिजायर्ड टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, ये लाइन कौन कहता है? किसकी लाइन है? कीट्स की, शैली की, थॉमसन की या वर्ड्सवर्थ की? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लाइन जॉन कीट्स की, ऑप्शन नंबर ये। और कहाँ कहते हैं? इस लाइन को बोला गया है ओड टू अ नाइटेंगल, यानी कि इस पोएम में लिखते हैं, नाइटेंगल की पोएम में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ओड टू अ नाइटेंगल में ये लाइन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बेकेसियो? प्रोमेथियस अनबाउंड, ट्रू लव, इसाबेला द ब्रॉडर्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसाबेला। ये कहाँ से लिया गया है इसाबेला? इसाबेला इज अ रियरली एन इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम बोकेसियो। आप जानते हैं टेल फ्रॉम बोकेसियो, ये वहीं से ली गई है, जॉन कीट्स की जो इसाबेला पोएम है। और इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम? पॉट ऑफ बासिल, पॉट ऑफ बासिल। इसाबेला का दूसरा नाम क्या है? पॉट ऑफ बासिल। और क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है एडाप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी इन बोकेसियोस डेकामेरॉन। बोकेसियो की डेकामेरॉन जो है वहाँ से सीधे ली गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसाबेला, पॉट ऑफ बासिल। क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज सेड दैट पोएट्री शुड सरप्राइज बाई अ फाइन एक्सेस? कौन कहता है कि पोएट्री शुड सरप्राइज बाई अ फाइन एक्सेस? ये लाइन कौन कहता है? मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन कीट्स, पी.बी. शैली, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स कहते हैं। जॉन कीट्स का जो स्टेटमेंट था, पोएट्री शुड सरप्राइज बाई अ फाइन एक्सेस एंड नॉट बाई सिंगुलैरिटी, इट शुड स्ट्राइक द रीडर एज अ वॉन्डरिंग ऑफ हिज ओन हाईएस्ट थॉट्स एंड अपीयर ऑलमोस्ट अ रिमेम्बरेंस। और ये कहाँ से ली गई है? ये कोट कहाँ से की गई है? जॉन कीट्स की ऑन एक्सिम्स ऑफ पोएट्री एंड द राइटिंग प्रोसेस, यहाँ से ली गई है। और आप सभी को पता है
कि जो जॉन कीट्स थे वो एक सेंसुअस पोएट थे। तो ये लाइन पोइट्री के जो ये डिफिनेशन में बताते हैं जॉन कीट्स बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which poem of John Keats गिवन ब्लो इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलॉन्कली। बर्टन्स एक पोइट हैं, राइटर हैं, और द एनाटॉमी ऑफ मेलॉन्कली बर्टन्स की यानी कि जो इसमें से पोएम है ओड टू ऑटम, हाइपेरियन, लामिया, द यू ऑफ सेंट एग्निस, कौन बर्टन्स की एनाटॉमी ऑफ मेलॉन्कली पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लामिया। लामिया पोएम बर्टन्स की एनाटॉमी ऑफ मेलॉन्कली पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। और लामिया क्या होती है और लामिया क्या होती है ये अभी आगे के क्वेश्चन में है, तो अभी मैं इसमें डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, लेकिन आपको आगे के क्वेश्चन में पता चल जाएगा। और पब्लिश कब किया गया था? जुलाई 1820 में पब्लिश्ड होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट रेफरेंस ऑफ ड्रैड, फ्लोरा एंड रूथ। किस पोएम में ड्रैड, फ्लोरा और रूथ का डिस्क्रिप्शन आता है? ओड टू द वेस्ट विंड, ट्रू लव, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्थ, ओड टू नाइटिंगेल। जो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओड टू नाइटिंगेल में ड्राइड, फ्लोरा एंड रूथ का डिस्क्रिप्शन आता है। ध्यान रखिएगा, जो ड्राइड होती है, फ्लोरा होती है और रूथ होती है, इसका जो डिस्क्रिप्शन आता है वो इस पोएम में आता है। और ये ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई हैं। फ्लोरा क्या है? रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। और जो रूथ होती है वो क्या होती है? रूथ ऑफ द बुक, अ शॉर्ट बुक बोथ जेविश एंड क्रिश्चियन स्क्रिप्चर। तो इस तरीके से ये चीज़ ओड टू नाइटिंगेल में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर यूर। बहुत ही फेमस लाइन और क्या सुंदर लाइन है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर यूर, एक सुंदर चीज़ हमेशा जॉय देती है, सदा के लिए। इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोएम बाय रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स के किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? ला वेले डेम सेंस मर्सी, ओड टू नाइटिंगेल, एंडेमियन, द यू ऑफ सेंट एग्निस। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडेमियन। ये एंडेमियन की ओपनिंग लाइन है और बहुत ही फेमस लाइन है। एंडेमियन इज अ पोएम बाय जॉन कीट्स, फर्स्ट पब्लिश इन 1818। कब पब्लिश होती है? 1818 में, ध्यान रखिएगा। और बाई टॉयलर एंड हेस्सी ऑफ फ्लीट स्ट्रीट इन लंदन। और जो एंडेमियन लिखे जाती है किसमें? राइमिंग कपलेट्स में लिखी जाती है इन आयम्बिक पेंटामीटर। ध्यान रखिएगा, राइमिंग कपलेट्स, आयम्बिक पेंटामीटर। जॉन कीट्स ने जो पोएम डेडिकेट किया था एंडेमियन को थॉमस चैटर्टन को ये पोएम डेडिकेट किया था। तो ध्यान रखिएगा, एंडेमियन के बारे में ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, आप सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अवे अवे फार आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरिटेड बाई बैकस एंड हिज पार्ट्स। ध्यान रखिएगा, PARDS पार्ट्स है, PARDS पार्ट्स, बट ऑन द विवलेस विंग्स ऑफ पोएजी। करें अवे अवे, दूर दूर तक, फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ, नॉट चैरिटेड बाई बैकस एंड हिज पार्ट्स, यानी कि बैकस और पार्ट्स के रथ पर सवार होकर नहीं, बट ऑन द विवलेस विंग्स ऑफ पोएजी, यानी कि पोएजी जो कविता के जो पंख है उस पर मैं उड़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ बहुत दूर तक, अवे अवे, बहुत दूर तक। Whom does Keats address as thee in this line?
किसको एड्रेस कर रहे हैं? दी मतलब कौन है यहाँ पर? फैनी ब्राउन, लीहन नाइटिंगेल, चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन। तो सभी आप ध्यान रखिएगा, ये जो पोएम है वो किस पोएम की लाइन है? ये पोएम की लाइन है नाइटिंगेल की। और ये जो ओड टू नाइटिंगेल है उसी में नाइटिंगेल के साथ उड़ने को ही बात कह रहे हैं। तो ओड टू नाइटिंगेल 1819 में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। एक बार देख लेते हैं, ओड टू नाइटिंगेल 1819 में। और इसमें स्पीकर किसको एड्रेस कर रहे हैं? नाइटिंगेल को। नाइटिंगेल जो कि एक बर्ड है। द स्पीकर कंपेयर्स हिज पोएट्री टू द बर्ड सॉन्ग एंड द इंस्पायरेशन फॉर क्रिएटिविटी टू फ्लाइट। ये उस सॉन्ग को डेडिकेट कर रहे हैं, उसके साथ उड़ना चाहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर नाइटिंगेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किट्स वॉज अ ग्रीक। फेमस लाइन, सिंपल सा। दिस कमेंट वॉज गिवन बाई। किट्स एक ग्रीक थे। ये कमेंट किसने पास किया? बायरन, कॉली, शैली या मैथोर्नाल्ड। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी शैली। आप सभी को पता है जॉन किट्स, पीवी शैली, लॉर्ड बायरन, ये सभी क्या हैं? रोमांटिक पोएट हैं, लेट रोमांटिक पोएट हैं। और ये सब एक साथ ही अपनी पोएम्स को पब्लिश करते थे, यानी कि इन लोगों ने लगभग कंटेम्प्रोरी थे, सभी एक समकालीन थे। तो ये लाइन किसने पास किया था? कमेंट किसने किया? पीबी शैली ने। ध्यान रखिएगा, जॉन कीट्स इज ऑफन कॉल्ड अ हेलेनिक, और उनको ग्रीक कहा जाता है। वाज इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय हेलेनिज्म, जो कि आप जानते हैं हेलन वहाँ की राजकुमारी थी ग्रीक की, इसलिए हेलेनिक वर्ड आता है और हेलेनिज्म वहीं से वर्ड आता है। तो ध्यान रखिएगा। और इनके बहुत सारे पोएम्स ऐसे हैं जो ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड हैं, जैसे एंडिमियन हो गया, लाइमिया हो गया, हाइपेरियन, द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ये सभी ग्रीक लेजेंड्स पर बेस्ड हैं। और इसाबेला, द पॉट ऑफ बॉसिल। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ये कमेंट पीवी शैली ने पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द फॉल ऑफ हाइपेरियन इज। फॉल ऑफ हाइपेरियन क्या है? सोनेट, लिरिक, इपिक पोएम, प्रोज पोएम। जो हमारा 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉल ऑफ हाइपेरियन एक इपिक पोएम है। ध्यान रखिएगा, ये जॉन कीट्स की क्या है? हाइपेरियन जो थी, इट इज़ अ सिक्वल टू हाइपेरियन एंड नोन एज द फॉल ऑफ हाइपेरियन। यानी कि हाइपेरियन और फॉल ऑफ हाइपेरियन एक सिक्वल हैं, और इसका पूरा नाम है द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम। देयर इज एन इंस्पायरेशन ऑफ वर्जिल। ये किससे इंस्पायर थी ये पोएम? जो एनियड थी, वर्जिल की एनियड थी, उससे इंस्पायर्ड है। मिल्टन का पैराडाइज लास्ट हो गया, डांटे का डिवाइन कॉमेडी हो गया, ये सभी क्या हैं? एक इपिक पोएम है। ध्यान रखिएगा, महाकाव्य हैं। जैसे हमारे इंडिया में रामायण महाभारत मिलते हैं महाकाव्य, उस तरीके से ये इपिक पोएम हैं। तो इस तरीके से ये पोएम क्या होती है? डिवाइडेड इनटू 3 सीन्स बिफोर इट्स फाइनल फ्रेगमेंटेशन। 3 सीन्स होते हैं इसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर फॉल ऑफ हाइपेरियन, हाइपेरियन का एक सिक्वल और एक इपिक पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट किड्स टू ऑटम। किड्स के ऑटम के संदर्भ में जो है कौन सा नॉट ट्रू, यानी कि सही नहीं है? ऑटम इज personified in this poem. It is a ode, it is a sensuous poem, it is written in 3 stanza structure, each of 11 lines. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ ओड। ध्यान रखिएगा, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है इसमें इज ट्रू, नॉट को हटा देते हैं हम, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट किड्स, क्योंकि इट इज़ अ ओड, एक ओड है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इस पर कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम करेंगे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट किड्स ऑटम,
तो इट इज़ अ ओड, आपको पता है 6 इनके ओड्स हैं, तो उनमें से क्या है, ओड है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स डाई, यानी कि जॉन कीट्स की डेथ कब होती है, कैसे होती है। किल्ड बाई अ मैडमैन इन एनी असाइलम, ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ऑफ ड्राउनिंग, ऑफ ओल्ड एज। तो किससे होती है, आप सभी को पता है जॉन कीट्स की जो डेथ होती है वो किससे होती है, ट्यूबरक्लोसिस से होती है। जॉन कीट्स लिखते भी हैं कि एक ऐसी बीमारी जो मेरे पूरे ख़ानदान को खा जाती है, वो कौन सी होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है। इनकी जो डेथ हो जाती है कब होती है, 1820, डाइड अर्ली इन 1820 ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25। 25 वर्ष के ही थे, 25 ईयर के ही थे, तभी इनकी डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक करेक्शन है। इनकी जो डेथ होती है यानी कि फरवरी 1821 में हो जाती है, 25 वर्ष की एज में, हमने सही बताया 25 वर्ष, लेकिन फरवरी 1821 रोम इटली में इनकी डेथ होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस से 1821 में 25 साल की एज में इनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस डेट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस तरीके से वीडियोज़ आते रहेंगे आप सभी के अलग अलग पोइट्स के अलग अलग पार्ट्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।